फौरी तौर ये बदमाशी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। अब लोगों ने घर जला देने हैं, लोगों ने डकैतियाँ करनी है, सड़कों पे लाशें नज़र आ रही हैं मुझे, और ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं, ये हफ्तों की बात रह गई है। हफ्तों। अब सूरत हाल ये है कि डॉलर 300 रुपया तो हो ही जाना है मार्च में, मगर मुझे जो सबसे बैड फीलिंग हो रही है, अगर इस तरह की पॉलिसी रही तो डॉलर 500 का भी हो जाएगा। आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा अगले साल। जो ड्यूल नेशनैलिटी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जज है, चाहे वो फौजी अफसर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उनको किक आउट कर दे इस मुल्क से। बिल्कुल। उनका जितना रुपया बाहर पड़ा है वो इस वक्त 140 अरब डॉलर से ज़्यादा पड़ा है। 140 अरब डॉलर। वो IMF को, वर्ल्ड बैंक को कहें जी ये बहाक सरकार अब जब्त करें और हम हमें माफ़ कर दें, इनका पैसा बहाक सरकार जब्त होना चाहिए। तो वो सारा इलीगल पैसा है, वो यहाँ से चोरी करके, टैक्स चोरी में, रिश्वत में, फ्रॉड करके बाहर गया हुआ है। बिल्कुल। उसको वापस लाना पड़ेगा, वो तो आना नहीं। अब देखें जी, आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं, दुकान बंद हो चुकी है। दुकान बंद हो चुकी है। अब जो जिसके हिस्से आता है वो लूट के लेके जा रहा है। खुदा के लिए मैं आपको अभी भी बता दूं, अभी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जहांगीर अय्यात, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मियां अबू ज़र शाद साहब मौजूद हैं, जो कि मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और प्याफ के जो हैं वो फॉर्मर चेयरमैन हैं। इनकी जो बसीरत है और ख़ास तौर पर ट्रेड इंडस्ट्री में, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इनका एक नाम है। इकॉनमी जो है पाकिस्तान की, उसके ऊपर इनकी ख़ास नज़र है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम अब उनसे गुफ्तगू करेंगे और जो मौजूदा जो सूरत हाल है माशियत की, उसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो आज जिस मोड़ पर हमारी इकॉनमी खड़ी है और ये इसकी वजह क्या है और इसके जो नकाइस हैं वो किस तरह दूर किए जा सकते हैं। और इसके अलावा ज़ाती तौर पर भी उन्होंने बहुत अनथक मेहनत की और अपना और अपने जो फैमिली है और अपने बिज़नेस का नाम बनाया। ये कुछ सवालात हैं, इनसे इनका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाल के दिया। मियां साहब, इकानमी जो है ना, इस वक्त सबसे बड़ा सब्जेक्ट है पाकिस्तान में। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, सब इसी की तरफ देख रहे हैं। क्या समझते हैं कि आज जिस दोराहे पर हम खड़े हैं, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि इकनॉमिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये कौम की तकदीरें बदल देते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हमारे आका जो हैं, दोनों जहान के मालिक हैं, उनका ज़रिया माश भी तिजारत था और मुसलमानों ने अपनी सारी तरक्की तिजारत पे सर पे की है। बस किस्मती ये है हमारी कि हम ना मज़हब की तरफ हैं, ना हम मज़हब से बाहर हैं। हमने अपने मज़हब को छोड़ दिया है और मज़हब के मुताबिक हमने कारोबार नहीं किया। हमारे एक बड़ा मशहूर वाक़या है, चौलाई के पास लोग गए तो उन्होंने पूछा कि आपकी तरक्की का राज क्या है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, मैं कुरान पढ़ता हूँ और कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है और मेरा रास्ता तो सिर्फ चाइनीज़ कौम के लिए वहीं से शुरू हुआ है। अगर चाइना कुरान के ऊपर अमल करके तरक्की कर सकता है तो हमारे तो ऊपर नाजल हुआ था हमारे नबी पाक के, तो हमने उनकी चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं दी। अब आते हैं हम इकॉनमी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। बात यह है कि ये जुल्म उस वक़्त स्टार्ट हुआ
जब भट्टू साहब ने मिलें नेशनलाइज की, जब मिलें नेशनलाइज हुई उसमें इत्तेफाक फाउंड्री भी नेशनलाइज हुई, और वो इत्तेफाक फाउंड्री नेशनलाइज होने की वजह से फिर हालात इंडस्ट्री के पतले से पतले से पतले से पतले होते चले गए। फिर ज़ियाउल हक का ज़माना आ गया, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगा के इंडस्ट्री वापस भी की और इंडस्ट्री भी लगवाई। बात यह है कि हम अभी तक डंग टपाओ पॉलिसी पे हैं, आज का दिन निकल जाए कल देखी जाएगी। इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। इस वक्त पिछले साल 22-23 में आपने 2000 अरब रुपया सब्सिडी दी है। किस पे दी है? पेट्रोल पे, गैस पे, बिजली पे। जुल्म तो आपने खुद किया है कि सब्सिडी 2000 अरब रुपए की, जबकि रेवेन्यू 6000 अरब बजट इकट्ठा होना था। दूसरा बड़ा जुल्म यह है कि 80,000 ज़मींदार हैं, वो सिर्फ 3 अरब रुपया टैक्स देते हैं और उनकी इनकम 900 अरब रुपया है। 900 अरब रुपया हुआ। अब वो ब्लैक इकॉनमी का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, फौज का खर्चा 1500 अरब है, 2000 आप सब्सिडी दे देते हैं, 900 अरब रुपए पे आप टैक्स नहीं लेते। तो आप अगर टोटल लगाएं 24 और 20 4400 अरब रुपया तो आप ड्रेन में डाल देते हैं, खू खाते में। बाकी जो 1600 अरब बचता है उससे आपने सारा सिस्टम चलाना होता है। ट्रेड आपकी बैलेंस नहीं हो रही। 80 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, 30 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है, 30 अरब डॉलर आपको रेमिटेंस आता है, 20 अरब डॉलर सालाना नुकसान है ट्रेड में, 1.5 अरब डॉलर महीने का आपको नुकसान हो रहा है। ये कितना अरसा चलेगा? आखिर ये किसी स्टेज पे आके बंद होना था। अब सूरत हाल ये है कि डॉलर 300 रुपया तो हो ही जाना है मार्च में, मगर मुझे जो सबसे बैड फीलिंग हो रही है, अगर इस तरह की पॉलिसी रही तो डॉलर 500 का भी हो जाएगा। आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा अगले साल। ओह माय गॉड, विद इन 1 ईयर। तो बात यह है कि आप एक काम करें कि जो ड्यूल नेशनैलिटी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जज है, चाहे वो फौजी अफसर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उनको किक आउट कर दे इस मुल्क से। बिल्कुल, लॉयल्टी उनकी पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। जाहिर वो पाकिस्तान में उनकी लॉयल्टी है ही नहीं। नंबर 2, जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, उनका जितना रुपया बाहर पड़ा है वो इस वक्त 140 अरब डॉलर से ज़्यादा पड़ा है। 140 अरब डॉलर। वो IMF को, वर्ल्ड बैंक को कहें जी ये बहाक सरकार अब जब्त करें और हम हमें माफ़ कर दें, इनका पैसा बहाक सरकार जब्त होना चाहिए। तो वो सारा इलीगल पैसा है। वो यहाँ से चोरी करके, टैक्स चोरी में, रिश्वत में, फ्रॉड करके बाहर गया हुआ है। बिल्कुल, उसको वापस लाना पड़ेगा। वो तो आना नहीं। अब दूसरा तरीका ये है, इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 अरब डॉलर से ज़्यादा लोगों के घरों में पैसे पड़े हैं। 10 अरब डॉलर से ज़्यादा लोगों के घरों में पैसा पड़ा है। गवर्नमेंट पॉलिसी दे कि जी हम 28 मई 1998 वाली ज़्यादती नहीं करेंगे, गारंटी करें, लोगों को कहीं पैसे जमा कराओ। हम जो 7% पे इतना महंगा मार्कअप लोगों को दे रहे हैं, तो 7% लोगों अपनी कौम को दे दें, लोग पैसा बाहर ले आएंगे और डेफिनेटली इकॉनमी चलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, इंडस्ट्री लगाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी पड़ेगी, नहीं तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। और इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी कि जी उससे पूछ गुछ किसी किस्म की नहीं होगी, वो अपने ब्लैक पैसे से इंडस्ट्री लगा ले। खुदा के लिए आप 5000 और 1000 का नोट बंद करें और लोगों को कहें जी टैक्स नंबर दें और नए नोट ले लें। उससे आपकी इकॉनमी में जो इतना बड़ा ब्लैक पैसा बाहर पड़ा है वो सर्कल में आ जाएगा।
सेल टैक्स सिंगल डिजिट करें, इन मार्कअप सिंगल डिजिट करें। अगर आपने सिस्टम चलाना है ठीक है। तो अगर आपने ज्यादतियां करनी है तो करते जाएं, वो हो रही हैं। अब ना इंडस्ट्री लग रही है, ना लोग बैंक से पैसे ले रहे हैं, सिर्फ पैसा वही ले रहा है जो राइट ऑफ कराना जानता है। तो जिन्होंने पैसे लेने हैं उन्होंने राइट ऑफ कराने के लिए लेने हैं, तो राइट ऑफ होते ही जाएगा। अच्छा मियां साहब, मैं ख़ास तौर पर आज मुझे समझ आई है, मैंने भी कुछ 15-18 साल जो है इकॉनमी की बीट की है और किसी न किसी तरह से इससे वाबस्ता रहा हूँ। मैं जो आज समझा हूँ ना, मैं समझता हूँ कि एक ही जो है ना इंडिकेटर है पाकिस्तान में, और वो है हमारा फॉरेक्स रिज़र्व। आज जब हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व ख़त्म हो गए हैं तो हमें लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये हकीकत है, हमें ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है, हम डामाडोल महसूस कर रहे हैं सिर्फ एक इंडिकेटर की वजह से। आपने फरमाया कि डॉलर जो है 500 भी क्रॉस कर सकता है। मियां साहब, ये जो डॉलर है इसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारे क्या ये जो अपना वहाँ पे अफलातून बैठे हुए हैं इकोनॉमिस्ट, बड़ी बड़ी तनख्वाहों के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या इनके अंदर ज़रा सी भी जो है कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सकें? बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया जो है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन गई। क्या हम इतने ही हमारे नसीब ख़राब हैं कि हमारी आवाम बिलकना शुरू हो गई है? मुझे लगता है कुछ अरसे तक जो है हमारे पास हर किस्म का बहरान आ जाएगा। देखिए जी, आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं, दुकान बंद हो चुकी है। दुकान बंद हो चुकी है। अब जो जिसके हिस्से आता है वो लूट के लेके जा रहा है। खुदा के लिए मैं आपको अभी भी बता दूं, अभी भी तमाम पॉलिटिशियन एक टेबल पे आ जाएं और जिसके पास बाहर पैसा पड़ा है, अगर वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र नहीं करता तो उसका कोई राइट नहीं है ना पॉलिटिक्स करे, क्योंकि सब पैसा चोरी का यहाँ से गया हुआ है। लॉयल्टी नहीं शो होती उनकी। अगर ये बाहर पैसा पड़ा वो पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ दें, सरेंडर करें उसको फौरी तौर। ये बदमाशी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। अब लोगों ने घर जला देने हैं, लोगों ने डकैतियां करनी है, सड़कों पे लाशें नजर आ रही हैं मुझे, और ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं, ये हफ्तों की बात रह गई है। हफ्तों की बात रह गई। मियां साहब, अब यकीन करें या ना करें, यकीन करें, मैं ये बात नहीं करना चाहता था लेकिन आपने मेरे दिल की बात की। अब मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता है, जियो और जीने दो, नहीं तो लोगों ने सड़कों पे गाड़ी नहीं चलने देनी। किसी ने अच्छी शेव की उसने पकड़ लेना यार, इसने। आपकी बड़ी मेहरबानी, हम्बली गुजारिश है IMF से हाथ जोड़ के कि जितने पैसे पाकिस्तानियों के रिजर्व हैं, किसी के पास मनी ट्रेल नहीं है। अगर वो पाकिस्तानी हैं, वो हिब्बल वतन हैं, पैदा इधर हुए हैं और पैसा बाहर ले गए हैं, तो वो पैसा का हर तरीके से बाई हुक और क्रुक वापस लेना पड़ेगा। ये सिर्फ 2000 खानदान इस मुल्क पे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, ये अब नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। अब मेहरबानी करें, वापस आ जाए, वो पैसा वापस ले आए, उन्हें इंसेंटिव दे दें, उनसे उनका पैसा उन्हीं को दे दें। बिल्कुल। मगर पैसा पाकिस्तान आना चाहिए। ये आपने बता दिया, और बहुत ही जो है ना आपने एक्सट्रीम किस्म का कंक्लूजन दिया इसमें। अच्छा मियां साहब, अब दूसरी तरफ ये आते हैं कि आपने इतनी मेहनत की है माशाल्लाह। एक आप भी एक यानी मशले राह हैं जो नई आने वाली नस्ल है, ये दुनिया भर में चलता रहे कि नई नस्ल आती है फिर पुरानी चली जाती है। आप जो अपना आपने बिज़नेस स्टैंड किया या उसमें जो कामयाबियाँ हासिल की, उनमें आपको क्या क्या जो मुश्किलात पेश आईं, हमें हमारे नाज़रीन के लिए बताएं ताकि हमारे देखने वाले मोटिवेट हो सकें और अभी भी आप जैसे लोगों की शक्ल में इस पाकिस्तान में अपना फ्यूचर जो है ना उसको ब्राइट बना सकें। किस तरह आपने शुरू किया और को क्या क्या मसाइल आए और आपने फिर उनको किस तरह से टैकल किया और आज आप कहाँ पे खड़े? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोशिश की है किसी को डिसहार्ट ना किया जाए। ठीक है। दूसरी कोशिश की है जो वादा किया है वो पूरा किया जाए। जी जी। तीसरी ये कोशिश की है कि जो क्वालिटी दिखाई है वो होनी चाहिए। ठीक है। चौथी ये है, अगर कोई खा गया ना पैसे तो अल्लाह पे छोड़ दिए हैं। वाह। और पांचवी बात यह है, कभी किसी को रोल मॉडल नहीं समझा स्वाय नबी पाक की ज़ात के। मैंने किसी को आज तक आप अपना रोल मॉडल नहीं कहा। मेरे आका और मेरे 4
नबी के जो सहाबा थे जिन पे रसालत, जो खुलफाए राशिदीन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, मैं उनके कौल, उनके किरदार को सामने रखता हूँ कि यार अगर वो असहाब देना उन पे हक़ है तो हमारा भी हक़ है कफ़ात शारी करना, सीधे लोगों से कारोबार करना, बददियानती ना करना, किसी का हक़ ना छीनने, इज़्ज़त दें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इज़्ज़त आपकी झोली में दे देता है। तो कामयाबी का राज तो हमारे घरों में पड़ा है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बहन भाइयों की खिदमत करें, अपने गरीब रिश्तेदारों की हेल्प करें, अपने दोस्तों की हेल्प करें, तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो आप खुश हों कि अल्लाह ने आपको तकसीम करने वालों में रखा है। तो अल्लाह पाक किसी को अगर तकसीम यानी कि उसके हाथ में बरकत देता है तो उसके पीछे बड़े राज होते हैं। मुझे नहीं पता अल्लाह को कौन सी अदा हमारी पसंद है, मगर मैं शुक्र अदा करता हूँ जो दिन आया है पिछले दिन से बेहतर आया है। तो मैं इसी बात पे खुश हूँ कि मैं किसी का देना नहीं, कोई बैंक से कारोबार नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सूद से पाक कारोबार है अपना। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है। अच्छा, इसमें कुछ अपनी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स का अगर जो जिनमें डील करते हैं वही बता दें हमें। देखिए जी, हम पेंट्स केमिकल बनाते हैं, प्लास्टिक के लिए केमिकल बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1984 में मैंने, मेरे बुज़ुर्गों ने प्लांट लगाया था अबू ज़र ग्राइंडिंग मिल्स लिमिटेड के नाम से। अच्छा, आज तक वो चल रहा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अजनास का भी काम है, टेक्सटाइल का भी काम है, प्लाजे भी बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नीयत से काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे, लाखों करोड़ों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, प्याफ जो है ना एक बहुत बड़ी नुमाइंदा एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की। उसके साथ साथ जो है चैम्बर जो हैं, आप चैम्बर के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो चैम्बर के जो लोग हैं लाहौर के ख़ास तौर लोग पर जो ट्रेड इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ लोग हैं, उनके मसाइल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, मसाइल एक होते हैं पॉलिसीज़ के, एक मसाइल है जो ज़ाती हैं। ज़ाती मसाइल बिजनेसमैन के यही हैं, FBR में रिफ़ंड फंसे हुए हैं। ज़ाती मसाइल यही हैं कि अगर आपने किसी बैंक से कर्ज़ा लेना है तो वो आपको इन टाइम वेल टाइम नहीं मिलता, तो आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त आपको कर्ज़ा मिलता है। दरअसल मैंने देखा है गरीब गरीब और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि देखें 1992 में 18 करोड़ रुपए में मियां नवाज शरीफ साहब ने सीमेंट फैक्ट्री सैगलों को दे दी। ज़ियाउल हक ने 14 करोड़ रुपए में 5 PC होटल उशवानी को दे दिए। ये जो इस तरह की कुंभा परवरी है ना, ये मुल्क और कौमों को तबाह कर देती है। और तबाह हो गए हम, और हम तबाह हो गए। देखिए अभी 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने 200 गाड़ियों का लाइसेंस दिया, 1 करोड़ रुपया ड्यूटी कम कर दी। इस तरह की चालाकियों से अमीर होना बात नहीं है, ये बड़ी कोई बात नहीं है। सही सही सही। अपने करीबियों को, मियां मंशे को सिर्फ 3 अरब रुपए में आपने MCB बैंक बेच दिया। जुल्म आप लोगों ने किया। नहीं, मुख्तार उनको ये अलाइड बैंक दे दिया। अब मैं नाम किस का लूं? किस का नाम लो? मैं इस हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? बात तो असल ये है कि जो बांटने की तरतीब है ना गवर्नमेंट की, वो गलत है। वो सिर्फ अपने बंदों को नवाजने के अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए मियाँ साहब ने एक बंदा जो है वहाँ पे बैठा हुआ है क्रिकेट बोर्ड पे, जो जिसका काम ही वही है, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है, उसको उठा के तो उन्होंने एक वो बंदा लगा दिया जिसको क्रिकेट का पता ही नहीं है। तो ये एक हमारी सोसाइटी, हमारा पूरा जो है ना उसका अक्स है, जो मतलब जो हमारे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, मैं सब वन लास्ट क्वेश्चन, यूथ बड़ी जो है ना हमारी इस वक्त परेशान है कि उनको कोई रास्ता नहीं नज़र, उनके लिए एक मैसेज दें छोटा सा कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए।
देखें जी, 40 लाख जवान हर साल, यानी कि 3,30,000 बच्चा हर महीने यूथ 18 साल से ज़्यादा का हो रहा है। जिस कौम में इतने जवान बच्चे हों और उनके लिए बेरोज़गारी हो, उनके लिए कोई ज़रिया माश नहीं होगा, तो वो कौम क्या तरक्की करेगी। मैं आपसे एक ही अर्ज़ करता हूँ, जितने मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है ना, खुदा के लिए पाकिस्तान पैसा वापस ले आए, चाहे वो डकैती का है, चाहे वो करप्शन का है, चाहे वो रस्सागिरी से आपने कमाया है, खुदा के लिए वो ले आए या अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ दें। नहीं तो ये लोगों को ज़िंदा जला देंगे, क्योंकि ये जो यूथ है ये इनको नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतरीन हाल यही है कि यूथ को नर्चर किया जाए, हैं? यूथ को मिस यूज़ होने से बचाया जाए, नहीं तो ये इनके गिरेबान पकड़ लेंगे। नाजरीन, इंतहाई विजडम से भरी हुई बातें मियाँ अबूज़र शाद साहब ने हमारे साथ की और दर्द दिल से की है। नाजरीन, आप देखें कि उनका बार बार यही कहना है कि मुहिब्ब वतन पाकिस्तान में अपना सरमाया लेके आएँ, अपने जो पासपोर्ट्स हैं वो सरेंडर करें, जिनसे आपकी जो लॉयल्टी है वो मशकूक हो जाती है। और यही हकीकत है। यूथ जो है वो एक एटॉमिक बम है। हमने इस एटॉमिक बम को एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि इसको अपने ही मुल्क के अंदर फोड़ने के लिए इसको तैयार करना है। इसको राह चाहिए, और ये एक यूथ ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी कौम की तकदीर बदल देती है। नाज़रीन, हमें सोचने की ज़रूरत है। मियाँ साहब की बातों से आपने, मैंने यकीनन बहुत ज़्यादा जो है इस्तिफ़ादा हासिल किया है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपका हो जहांगीर आज़ाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।